लवीव की अगर बात करें तो वहां की स्थिति कैसी है? देखिए चित्रा, शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात भर इस बर्फबारी के साथ रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा रूसी आक्रमण के लिए। नारे यहां पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहां पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहां पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहां की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहां पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहां पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां से चल कर यहां पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। चित्रा, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं कि पैदल होते हुए आप सोचिए जंग के मैदान को छोड़कर भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं लवीव से, लेकिन वहां पर श्वेता सिंह मेरी सहयोगी और उनके साथ मोहसिन हमारे जो कैमरा पर्सन है, ये दोनों लोग पहुंचे हुए। वहां की तस्वीरें आपको श्वेता दिखाती हुई। श्वेता, आपने जानकारी दी कि लवीव को अभी उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा कि अगर हम कीव, खारकीव या फिर दूसरे हिस्सों की बात करें, लेकिन एक अजीब सी खामोशी, क्योंकि बेहद चहल पहल वाला ये शहर आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, एक अजीब सी खामोशी को ओढ़े हुए है। राजधानी से कितनी दूरी पर है लवीव, और यहां की स्थिति मैं चाहूंगी उसके बारे में और डिटेल से, विस्तार से आप जानकारी दें। देखिए, अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है वहां की मुख्य शहर हो जाता है खारकीव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खारकीव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए, ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की। वो अहमियत है लवीव की। एक बहुत प्राचीन शहर है, लगभग 700 सालों का इतिहास बसावट के बाद का यहाँ का माना जाता है, और अगर हम शहरों के आकार के हिसाब से देखें तो ये छठा सबसे बड़ा शहर समूचे यूक्रेन का। तो इसकी स्थिति उस हिसाब से है। रूसी आक्रमण की जद में क्या ये आएगा? अगर रूस अपने आक्रमण को लेकर, और ये कि उसे पूरे यूक्रेन पर वर्चस्व अपना फैलाना है, उस हिसाब से बात है। इसीलिए जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय छात्र ही क्यों ना हो, वो सब लवीव की ओर आते हैं। लेकिन ये अगर छठा सबसे बड़ा शहर है तो सोचिए कि क्या उस आबादी का दबाव ले सकता है। तो मानवीय संकट का सबसे बड़ा सबूत ये बन गया है। चित्रा, हम भी यहाँ से आगे की ओर अब निकलेंगे। हम उन युद्ध प्रभावित क्षेत्रों पे जहां पर रोजाना बमबारी चल रही है, हम उन क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। लेकिन पहले ये मानवीय त्रासदी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो आपको लवीव शहर में ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है कि ये बमों की जद में उस हिसाब से
अभी नहीं है, जब तक रूस के दिमाग में कोई फितूर नहीं आता है। लेकिन यहां पर उन लोगों का संगठित होना, यानी जो सेना में भर्ती, मैं सिविलियंस की सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रशिक्षित सैनिकों की बात कर रही हूं, उनकी भी जो भर्ती है उसके लिए लवीव ही एक केंद्र है बहुत बड़ा। और जो भी मदद आती है बाकी यूरोपीय देशों से वो यहां तक आ रही है, और उसके बाद ट्रेन के रास्तों से, क्योंकि सड़क का रास्ता महफूज नहीं है, ट्रेन के रास्ते से उसे आगे बढ़ा जाए। सड़क का रास्ता इसलिए भी नहीं महफूज है चित्रा, क्योंकि हम अब एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं, गांव-गांव देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत पुराने पारंपरिक तरीके हैं कि दुश्मन को कैसे रोको। तो अपनी गाड़ी की जो चाबी है उसको इग्निशन में तोड़ दो, वहां पर रोक दो। जो ट्रकें हैं उनको रास्ते में अड़ा दो कुछ इस तरीके से कि अगर कोई काफिला आ रहा है तो उसे कुचल कर भी आगे न बढ़े। ये बहुत छोटी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल विश्व युद्ध में भी, जो बड़ी गाड़ियां हो जाती थी उस समय, उस तरह की गाड़ियां नहीं थी, लेकिन जितनी बड़ी चीजें घरों की चीजें होती थी उनको लगा दिया जाता था ताकि वो आगे दुश्मन को कुछ देर तो अवरोध कर सके। तो वो चीजें यहाँ पर यहाँ के छोटे छोटे गांव जैसे हिस्सों में हो रही हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनके शरीर में शायद इतना बल नहीं कि वो लड़ सकें, लेकिन वो अवरोध तो कर सकते हैं, अपने दुश्मन को रोक तो सकते हैं। तो ये एक ऐसे देश की दास्तान हो गई है, मुझे लगता है, जहां पर इतिहास बदलता हर एक व्यक्ति देख रहा है और भूगोल कितना बदलेगा उसे रोकने की लड़ाई लड़ रहा है। चित्रा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्वेता, ये जानकारी देते हुए, जिस लवीव शहर में उनकी मौजूदगी है, आपको बता दें बड़ी तादाद में शरणार्थी यहीं से होते हुए पोलैंड का रुख कर रहे हैं। अभी कीव या खार्किव जैसी स्थिति तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में हम सब ने देखा था कि किस तरह से लवीव में कई देशों के दूतावास यहाँ पर शिफ्ट किए गए थे। जनरल विश्वंभर दयाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। श्वेता, आप युद्ध भूमि में पहुंच गई और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। वहां बर्फबारी भी शुरू हो गई है, मुझे लग रहा है। इस हालात में बॉर्डर क्रॉस किया, वेल डन, एंड आई थिंक आप पैशनेट थे और आप पहुंच गए। दूसरी बात श्वेता, शुरू में जब हम सुन रहे थे कि लवीव पर स्ट्राइक्स हुई हैं, यहां समाचार आ रहे थे कि लवीव में भी न्यूक्लियर नहीं, जो अपनी मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, क्या कहीं उन मिसाइल स्ट्राइक्स का कोई इफेक्ट देखने को मिला? क्या लोगों से उसके बारे में कुछ पूछताछ हो पाई कि वो मिसाइल स्ट्राइक्स कैसे एरिया में आई, कितनी आई, कितने दिन तक फायरिंग हुई? क्योंकि जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कीव के पश्चिम में, कि उत्तर पश्चिम में, वेस्ट में ये पूरा यूक्रेनियन हार्डकोर इलाका हो जाएगा। और जवाब ले लेते हैं। तो ये मैं पूछना चाह रहा था। जी, जनरल दयाल, बहुत शुक्रिया। चूंकि रोज चर्चा आपसे होती थी कि मैं जाना चाहती हूं और कैसे जाऊं, लेकिन ये देखिए कि जो बात आप कह रहे हैं ना, और जो चर्चा हम हमेशा करते हैं कि रूस युद्ध पता नहीं आगे जीतेगा कि नहीं जीतेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर वो पहले ही हार गया। तो लवीव जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी उन मिसाइलों के निशान या बमों के निशान या गोलीबारी के निशान मिलेंगे, तो ऐसा कुछ प्रत्यक्ष यहां पर नहीं है। हाँ, यहां पर भी रह रहकर सायरन उठते हैं ताकि लोगों को हमेशा ये बताया जाए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। तो ये जहां पर हम प्रमुख सिटी सेंटर पर खड़े हैं, क्योंकि ये पूरा निचोड़ इस शहर का यहीं पर आ गया है। आबादी बहुत ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन अब बाकी हिस्सों से जो लोग आए हैं उससे आबादी बहुत यहां पर बढ़ गई है। पर उस तरह के निशान, जनरल दयाल, कहीं भी उस तरीके के नजर नहीं आते हैं। और वो बात सही है कि रूस अपनी तरफ से कितनी बातें कह पा रहा है और यूक्रेन का नजरिया कैसे समूचे पश्चिमी देश मिलकर भी आगे जाहिर करते हैं। मानवीय त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग इतना ज्यादा छटपटा रहे हैं, दुखी है, पूरा घर उजड़ चुका है उनका, लेकिन उसके प्रमाण चित्रा मिलते नहीं हैं। चित्रा, मैं इसके साथ ही आपसे चाहूंगी कि अगर मैं निकल सकूं, क्योंकि मेरी ट्रेन है अगली गंतव्य तक पहुंचने के लिए।